हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। May I come in, sir? आइए, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. बैठिए। Thank you, sir. ये प्रज्ञा का क्या मतलब हुआ? सर प्रज्ञा मीन्स होता है विजडम। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि से। बुद्धि एक ह्यूमन और एनिमल दोनों के पास होती है। वो इसका इस्तेमाल जैसे उनको भूख लगती है या उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, लेकिन हमारे पास चूँकि विजडम है तो हम अपने अग्रेशन को, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो बोला जाता है कि जो गौतम बुद्धा थे, ही वॉज द सन ऑफ विजडम, क्योंकि उनके अंदर वो एक स्थिर प्रज्ञ की स्थिति देखी गई है। आपने अपना लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी दोनों वही रहा, मैंने प्री में भी और मेंस में भी जी वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा। जी जी तो ये पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दो चीज़ें हैं। जी तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पब्लिक की समस्या को कैसे दूर करेंगी ग्रामीण लोगों की? सर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे 1952 में CDM प्रोग्राम आया जिसके थ्रू ग्रास रूट लेवल तक कई ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जिसमें त्रिस्तरीय एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की गई। और चूंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर रहूँगी, एडमिनिस्ट्रेटर की बेसिक जो काम होता है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का होता है, तो मैं चाहूँगी कि पॉलिसी को 100% तरीके से अच्छे से उसको ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करूँ, और जो डेटा या पब्लिक ग्रेवियंस सिस्टम होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म अच्छी डेवलप रहे, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम मुझ तक पहुँचा सके। अब रास्ते में जा रहे हैं और गांव में झगड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे फिर? सर अगर मैं अपने ऑफिस ड्यूटी के थ्रू मतलब उसमें जा रही हूँ तो मैं अपनी एक ऑफिशियल व्हीकल में होगी, जिसमें मेरे साथ कुछ मेरे सबॉर्डिनेट हो सकते हैं और कुछ साथ में मेरी सिक्योरिटी के लिए लोग होंगे। तो मैं उनसे, चूँकि अगर वो झगड़ा एक बड़े लेवल पे है जो एक बड़ा कियोस हो सकता है, तो मैं उसको ज़रूर पता लगवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो एक पब्लिक के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक यातायात का जो रूट होता है उसको बीच रास्ते में अगर हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने ऑफिस में बैठी हैं जी और एक गांव का आदमी आके कहता है कि जो है वो हमारी जो है वो खेत जो है हमारा पड़ोसी काट ले गया, समझ रही हैं? जी फिर आपकी क्या भूमिका होगी? सर, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ का एक अपना एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। अगर उनकी लैंड में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होगा। हाँ, एज एन SDM आप सारी विभागों की जानकारी होती है, लेकिन एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके थ्रू उनको निकलना पड़ेगा। अगर उनकी लैंड में कोई डिस्प्यूट आई है तो जो प्राइमरी लेवल का जो ऑफिसर होगा उनको अपनी वो कंप्लेन वहाँ रजिस्टर करनी होगी, चूँकि वो एक पक्ष है जिसने वो लैंड इंक्रोच की होगी उनके एज पर जो आपने जिनका नाम लिया, तो दूसरा पक्ष भी सुनना बेहद ज़रूरी है। इसलिए उसको एक SOP फॉलो करने के लिए मैं बोलूँगी। प्रशासक का काम जो है विभिन्न प्रकार के प्रशासन संबंधी आती हैं, शिक्षा से भी आती हैं, पुलिस प्रशासन से भी आती हैं, रेवेन्यू से भी आती हैं, सब ब्लॉक से भी संबंध रखना पड़ता है, SDM साहब, DM साहब से और कमिश्नर साहब से संबंध रखना पड़ता है, क्षेत्र के माननीय सांसद विधायक हैं उनसे संबंध रखना पड़ता है। खास करके वर्तमान समय में जो विधायक और सांसद हैं वे अपने मन के अनुसार काम करना चाहते हैं जी और वो आपके आपके आपके, आपके नियमों के अनुसार नहीं आ रहा है, जी तो आप फिर क्या करेंगे? सर, सेकेंड ARC जो थी और या नोलन कमेटी जो UK में आई थी, उनके रिकमेंडेशंस थे कि प्रशासक को एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाकर रखनी है, क्योंकि प्रशासक एक हमेशा स्थायी रूप में काम करता है। पॉलिटिशियंस तो सर 5 इयर्स के लिए वो वहाँ के विधायक या सांसद बनते हैं, सेकेंड टर्म में हो सकता है जनता उनको ना चयन करे, और अगर वो मेरे पे दबाव बनाते हैं इस चीज़ का तो मैं उनको कन्वे करूँगी अपना मैसेज, उनको परसुएट करूँगी कि अगर सर ये जनता के हित में नहीं है तो आप प्लीज़ इसे कंसीडर कीजिए। और अगर फिर भी प्रेशर बनाते हैं सर, तो चूँकि एक रिटन नोट
मैं उनसे चाहूँगी कि वो दे। इस बार जैसे बारिश नहीं हो रही है, जी पूरे उत्तरी भारत में पानी नहीं बरस रहा है, जी तो इस समय आपकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। आप किसानों के हित के लिए क्या करेंगी? फॉरेस्ट फायर सर। किसानों के हित में कौन कौन से कार्य करेंगी? आपकी भूमिका क्या रहेगी मैडम? सर चूँकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें 70% के आसपास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो बारिश ना होने की वजह से यहाँ की जो जैसे धान, इस सीज़न का धान एक प्रमुख फसल है जिसे बोया जाता है, उन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे। किसान, चूँकि ज़्यादातर किसान 80-85% किसान मार्जिनल फार्मर्स होता है, स्मॉल एंड मार्जिन, जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जैसे उनके लिए एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, PM निधि, किसान निधि है, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और कुछ स्कीम्स हैं जैसे नरेगा स्कीम चल रही है, तो इन सब में उनको कहीं ना कहीं एक दूसरा एम्प्लॉयमेंट में उनको जोड़ सकूं मैं। वर्तमान समय नारी सशक्तिकरण की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। तो नारी सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आप अपनाएंगी? सर जो भी मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या 2020 में उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए संबल सामर्थ और मिशन पोषण, मिशन वात्सल, इस टाइप की स्कीम्स चल रही हैं, मिड डे मील स्कीम है, या ICDS प्रोग्राम्स हैं। ये सारे प्रोग्राम सर जो मेरे क्षेत्र में चल रहे होंगे, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी फुल। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक योजना चलाई है महिलाओं के लिए, आप भूल गई उसको, सर गैस का कनेक्शन का। जी, गैस उज्ज्वला स्कीम चल रही उज्ज्वला है योजना। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इज्जत घर और गरिमा घर क्या है? सर जो गरिमा घर है वो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उनको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट से उनको जोड़ा जा सके जिससे वो अपना स्किल इन्हेंस कर लें और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और इज्जत घर में सर मैं गेस कर सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। सर ने बोला महिला सशक्तिकरण, तो हमको लगता है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या पुरुष असशक्तिकरण है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान की प्रस्तावना हमें, या फंडामेंटल ड्यूटी, भाईचारे की और इक्वालिटी की बात करती है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन चूंकि सर अपना समाज बेसिकली हम जिस बेल्ट से आते हैं, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर पोस्ट वैदिक पीरियड से लेकर के। नहीं, उत्तर लंबा ना जाइए, हम कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण जी, यह हमको कम सही लग रहा है। हमको लग रहा है कि महिला बराबरीकरण, अगर कुछ ऐसी बात होती तो ठीक है। महिला सशक्तिकरण का मतलब हो गया पुरुष असक्तिकरण, तो ये अभियान आपको सही लग रहा है? सर चूंकि महिलाएं वंचित वर्ग से आती हैं, आज भी अगर सर वंचित कहाँ है, राष्ट्रपति हो रही हैं और वंचित कहाँ है भाई? सर ये एक, इसीलिए इन्हें एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। अभी भी सर महिलाओं को अगर देखा जाए तो 73 आर्टिकल के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन सरपंच पति कल्चर चलता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है प्रधान एक महिला होने के बाद भी पुरुष लेते हैं। अभी भी देखा जाए तो विधानसभाओं में 9% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, केंद्र के स्तर पर 11% महिलाओं का वो है। तो अगर महिलाओं को वोट नहीं देती हैं तो इसमें सिस्टम क्या करेगा? महिलाओं को वोट देना चाहिए ना, तभी तो वो जाएंगे विधानसभा में। सर इसके लिए 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, जो आज तक कभी पास नहीं हो पाया। तो हम अगर डेटा उठाकर देखें तो महिलाएं अभी वंचित वर्ग का एक हिस्सा है, इसलिए उनका सशक्त होना बेहद जरूरी है सर। बराबर होना जरूरी है। हाँ, बराबर होना जरूरी है सर जी। अच्छा, विधानसभा की बात चली तो विधान सभा और विधान परिषद की क्या प्रासंगिकता है आज के संदर्भ में? कितने राज्यों में विधानसभा परिषद है? सर विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इतनी जगहों पर है। विधान परिषद एक, चूंकि विधानसभा सर निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी होती है, विधान परिषद में विधानसभा के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा, कुछ स्नातक के द्वारा, कुछ अध्यापकों के द्वारा और कुछ राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। वो सर एक चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। अगर बहुत जल्दबाजी में कोई अधिनियम पास करने की कोशिश की जाती है विधानसभा से, तो विधान परिषद उसमें चेक एंड बैलेंस का काम करता है। और विधान परिषद में सर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कुछ ऐसे क्षेत्रों से आते हैं
जो उस चीज में स्किल रखते। नॉमिनेटेड मेंबर तो विधानसभा में भी होते हैं सर, उसमें एससी या एसटी जो दिया गया है आर्टिकल 332 के अंतर्गत, वो लोग नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए समाज सेवा और विज्ञान, कला, इन सब के क्षेत्रों से जो लोगों को नॉमिनेट किया जाता है सर, वो विधान परिषद में आते हैं। हाँ, इनको विधान परिषद बनाने और हटाने का अधिकार किसके पास है? सर, आर्टिकल 169 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास है। तो इसका प्रस्ताव कौन तैयार करेगा? सर, इस पे प्रस्ताव राज्यसभा पेश कर सकती है। ये केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो इसको माने या ना माने। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में क्या अंतर? और डिपार्टमेंट सर, जो मंत्रालय, विभाग। जी सर, जो मंत्रालय होता है वो, जैसे अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो मंत्रालय के अंतर्गत जैसे गृह मंत्रालय होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, उसके अंतर्गत विभाग आते हैं जिन विभागों का हेड। अच्छा, और ये विभाग कहाँ आएंगे? प्रदेश में आएंगे? नहीं सर, मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत विभाग आते हैं। विभाग का जैसे हेड जनरली सचिव होते हैं, मंत्रालय के जो हेड होते हैं वहाँ मिनिस्टर होते हैं उस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड, तो वो उनके अंडर में काम करते हैं। विभाग एक तरीके से सर सूत्र संगठन है जो मंत्रालय की मदद करते हैं। कोई भी स्कीम को बना, पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड डेटा देते हैं, जिससे पॉलिसी मेकिंग। तो उत्तर प्रदेश में भी गृह मंत्रालय है? जी है। सर मुझे इसका याद। और केंद्र में भी? हाँ, केंद्र में सर शिक्षा मंत्रालय है जी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय है जी। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? सर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक बॉडीज हो जाती हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे सर, आप ऐसी बॉडीज को ले सकते हैं जो किसी एक्ट के थ्रू पास की गई हो, वो आ जाती हैं। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक हो गई सर, जो उसका भी संविधान में जिक्र नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सर संविधान, संसद के एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। संसद के एक्ट के थ्रू तो सारे जो भी नियम बनेंगे केंद्र सरकार के, वो तो सब उसी में बनेंगे ना सर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मंत्रिपरिषद अपना प्रस्ताव पास करके ही बना देती है। जैसे नीति आयोग बना या प्लानिंग कमीशन बना, इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया। तो सर ये एक ऐसी बॉडी हो गई जो एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाई गई। ठीक सर। प्रज्ञा जी सर। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान कहाँ है संविधान में? आपने सारे आर्टिकल्स याद कर रखे हैं, तो बताइए कि संविधान के किस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र आता है या फिर प्रावधान बताया जाता है? सर, इसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो कैसे होता है फिर अविश्वास प्रस्ताव? इतना बड़ा टर्म कैसे एग्जिस्ट करता है सर? वो वहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है सर? जो हाउस होते हैं उनके पास अपने कुछ पावर्स होती हैं, जिससे वो अपने खुद रूल्स बनाते हैं सर। ये उसका हिस्सा है। किस हाउस का? सर, जैसे जो स्पीकर होते हैं या जो अपने हाउस के अपने कुछ रूल्स होते हैं सर, जिसमें वो अपनी कमिटीज गठित कर सकते हैं, उसके अंतर्गत सर इसको बनाया गया। संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? मंत्रिपरिषद सर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति होगी, लेकिन सामूहिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान क्या कहता है इस बारे में और कहाँ कहता है, किस आर्टिकल में कहता है? सर, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इनको जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बोला गया। ये कहाँ लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है? सर, लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से कहके किसी भी मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है कि ये उनके प्रसादापर्यंत हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति पर अक्सर ये आरोप लगता है राष्ट्रपति पद पर कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है जी। आप सहमत हैं इससे? सर, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स देखने के मिलते हैं कि कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि भारत के राष्ट्रपति को हम इस एग्जेक्टिव के साथ जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके पास असीम शक्ति। ये तो भावनात्मक तर्क मत दीजिए जी कि भारत के राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं इसलिए। जी। तर्क क्या है? रबर स्टैंप
हैं या नहीं है, इसके पक्ष या विपक्ष में जो भी आपके पास तर्क है वो बताइए। सर रबर स्टैंप इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि जो जनता के, चूंकि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर निर्वाचित जो जनता से चुनकर जो सदस्य आएगा उसको ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि उसे जनता ने ही चुना है। तो ये बोला जाता है कि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की सत्ता जो है राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन इसको हम पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पद पर निहित होती हैं। आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। तो सर इसमें दोनों हैं, एक चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन का। कई बार ये लगता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों से कहीं ज्यादा शक्तियां संविधान ने राज्यपाल को दी हैं। ऐसा क्यों लगता है? राज्यपाल के पास क्या वाकई राष्ट्रपति की तुलना में कुछ ज्यादा शक्तियां हैं? और वो शक्तियां कहाँ हैं अगर हैं तो? सर अगर किस आर्टिकल से समझ आता है? सर अगर राज्यपाल को देखा जाए तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल ही करते हैं। अगर अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश राज्यपाल करते हैं वो उनकी विवेकाधीन शक्ति है? जी सर, ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है। ठीक। और अनुच्छेद 200 201 के अंतर्गत जो बिल पास होता है उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं सर। और चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश में एक ही होते हैं और राज्यपाल को 28 राज्य हैं तो 28 एक बोल दिया जाता है कि उनके पास एक 28 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक शक्ति है। तो इसलिए सर उनका पास पावर्स थोड़ी ज़्यादा बोली जाती है। कॉलेजियम क्या है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो आप अपडेट होंगे बिल्कुल। जी सर, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और जो एमएलए इलेक्टेड होते हैं वो है सर। उसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी विधानसभा एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अक्सर ये आरोप लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश का चयन प्रक्रिया है पूरा, ये कॉलेजियम सिस्टम बायसनेस बेस्ड है। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर? सर 3 जज केस है इसके था 1981, 1993 और 2008 का, जिसके थ्रू सर ये रिक्रूटमेंट किया जाता है। हाँ, ये आरोप लगता है इसके जैसे अभी कुछ साल पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी भी बनाई गई थी और उसे बाद में फाइनली नहीं पास किया गया। तो सर चूंकि इसके जो निर्णय होते हैं वो इतने सार्वजनिक नहीं होते हैं, इसलिए कई बार सर इसमें ये लगाया जाता है आरोप। सर चलिए कॉलेजियम की संरचना बता दीजिए। सर उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुनने के लिए कॉलेजियम का स्ट्रक्चर क्या है? सर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत सर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस होते हैं और सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंट करने की बात कर रहा है ना? हाँ सर, 4 जजेस होते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के। श्योर हैं आप? जी। हाई कोर्ट की कोई भूमिका? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है 2 जजेस हाई कोर्ट से भी होते हैं। जजेस या चीफ जस्टिस? सर मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, सॉरी। ठीक है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य इस समय क्यों चर्चा में? सॉरी सर। उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड्स हैं? क्या सर? वेटलैंड, आर्द्र भूमि। जी सर, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। नंबर याद नहीं। आर्द्र भूमि बोलते किसको है? जी, किसे बोलते हैं आर्द्र भूमि? वेटलैंड किसको बोलते हैं? सर एक ऐसी लैंड जो सेमी सबमर्ज हो वाटर से, उसे आर्द्र भूमि बोलते हैं। और सर चूंकि ये बहुत ही यहाँ पर बहुत हाई लेवल की डाइवर्सिटी होती है और ये बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, तो इसको मतलब संरक्षण इसका किया जाए, इसलिए सर। ठीक है, एक होता है हॉटस्पॉट, एक होता है होप स्पॉट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटस्पॉट एंड होप स्पॉट? सर आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं? हाँ सर, होप स्पॉट तो मुझे नहीं पता, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बता सकती हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता तो इसको छोड़ देते हैं। अब एक सिचुएशन पर बात करते हैं। आप के घर में एक एक्स व्यक्ति हैं जो आपके हो सकता है मतलब आपके परिवार में है, वो रिलेशन भाई हो, पिता हो, कुछ भी हो। उनको किसी ने कहा है कि
उनका एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। मान लीजिए आपके पिताजी एक हॉस्पिटल बनवा रहे हैं आपके गांव में, वो हॉस्पिटल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आसपास के 15 गांवों के लिए यही एकमात्र हॉस्पिटल होगा। और आपको पता है कि आपके आसपास के 15 ये जो गांव हैं इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है हॉस्पिटल ना पहुंच पाने की वजह से। अब आपके पिताजी ने इसमें बड़ी मेहनत की है और ये फाइल जाकर अटकी हुई है किसी साहब के यहाँ। उस साहब के यहाँ आपको खर्च करना है मात्र 50,000 रुपये, ठीक है, और आप ही उसकी मीडिएटर हैं, मतलब आप ही का संपर्क इतना बड़ा है कि आप किसी तरीके से खोज पाए हैं कि भाई पैसा देना किसको है। असली समस्या तो ये है, कई लोग जानते ही नहीं है पैसा तो है, देंगे इसको। आपको पता चल गया है पैसा किसको देना है, एक साइन होगा और ये हॉस्पिटल बन जाएगा और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। क्या करेंगी आप? सर, जो आपने ब्राइबरी की बात की है, मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि अभी जो हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, चूँकि उसमें बहुत सारे लोगों का सार्वजनिक हित इन्वॉल्व है, लेकिन चूँकि अगर मैं ब्राइबरी का सपोर्ट करती हूँ तो कई बार इसकी आड़ में गलत प्रोजेक्ट्स भी साइन किए जा सकते हैं और ब्राइबरी हमारा मतलब वो भ्रष्टाचार। लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए क्या 50,000 रुपये खर्च नहीं किए जा सकते? सर, उसे ऐसे रास्ते से नहीं खर्च किया जा सकते जो एक भ्रष्टाचार से होकर जाता हो। अच्छा, इसके उलट सिचुएशन समझिए। आपके गांव का एक स्कूल है, स्कूल में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों के उस स्कूल में टेररिस्ट घुस गए हैं और उन 10 बच्चों को गन पॉइंट पर ले लिया है, सामने रखा है। वो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया फलाना दफ्तर में जाकर पहुंचाओ रिश्वत के तौर पर, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अब क्या करेंगे आप? सर, चूंकि ब्राइबरी देंगी कि नहीं देंगी? सर, चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर होगी तो मैं सिंगल काम नहीं करूंगी, एक टीम पे काम कर रही होगी जिसमें मेरे सबऑर्डिनेट और मेरे सीनियर्स भी होंगे। तो मैं सर उनसे कंसल्ट करूंगी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। और सर, चूंकि वो किसी ऑफिस में पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। आप गेंद दूसरे के पाले में डाल रही हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप क्या करेंगी। आप ही हैं वहां और कोई नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 50,000 रुपये दीजिए यानी कि रिश्वत दीजिए, या फिर बच्चों को मरने दीजिए। सर, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं मैं उनको परसुएट करूंगी, क्योंकि सर ये केस आज हो गया है, दोबारा भी हो सकता है। तो मैं रिश्वत देने के लिए तो सर नहीं आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं जो ये कंप्लेंट जो आपने बोली जिस ऑफिस में पहुंचाना है, इसका मतलब है कि एक साठगांठ बनी हुई है ब्यूरोक्रेसी या फिर किसी नेता के साथ उन आतंकवादी समूह का। तो सर मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वहाँ पे जो एमएलए या एमपी होंगे, मैं उनको सबको इन्वॉल्व करके कोशिश करूंगी कि सर मैं इस सिचुएशन को इससे निकाल सकूं। लेकिन सर मैं इस मीन को नहीं अपना सकती, क्योंकि आज हो सकता है मैं लगे मुझे शॉर्ट टर्म गोल मेरा अचीव हो गया, पर लॉन्ग टर्म सर उससे भी बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है प्रज्ञा, ये बताइए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले अपना जेंडर चेंज करने का, तो आप पुरुष बनना चाहेंगी या ट्रांसजेंडर में चेंज करा सकती हैं? सॉरी सर, मैं कंपल्सन है, महिला नहीं बने रहना है। आपके पास 2 चॉइस है। सर मैं मेल बनना चाहूँगी। मेल, क्या वजह है इसकी? सर, चूंकि हमारा समाज प्रोग्रेसिव है बट उतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाया। आज भी ट्रांसजेंडर को रहने, खाने, शिक्षा में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सभी अपना बेहतर भविष्य देखते हैं, उसको देखते हुए सर मैं चाहूँगी। तो आप चुनौती से भाग जाएंगी बेसिकली? सर, चूंकि हम वही ऑप्ट करते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थ्योरी है डार्विन की, कि जो हमारे लिए होता है वो करते हैं। हाँ, वो चुनौती किसी दूसरे की है तो सर मैं उनके साथ पूरी एम्पैथाइज होके कोशिश करूंगी कि मैं उनको उस चीज़ से गेट थ्रू। आप पुरुष बन गई हैं तो सिर्फ एक अनुभव बताइए कोई, कि बतौर पुरुष आप उसको जीना चाहती हैं, उस अनुभव को लेना चाहती हैं। सर, मुझे हमेशा मन करता है कि मैं कभी सोलो ट्रिप पे जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि अपना जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स की कंसर्न की वजह से वो मुझे अलाउ नहीं करते। और हमारी सोसाइटी में कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगी सर, अगर मैं एक मेल बनूँ तो मैं एटलीस्ट सोलो ट्रिप पे जाऊँ। और सोलो ट्रिप तो आप लड़की रहते हुए कीजिए। अनुराधा बेनीवाल की किताब पढ़िए जी, बेस्ट सेलर किताब। कहाँ कहाँ जाकर वो घूम आई।
और कई लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ट्रैकिंग करने जाती हैं, अकेले जाती हैं, ज़िंदगी को जीती हैं, किताबें लिखती हैं। सर लेकिन इंडिया जैसे जगह पर अभी भी उतना सेफ नहीं है कि मैं तो मतलब आप सोलो ट्रैवल करने के लिए पुरुष बनेंगी? सर चूंकि ये मेरा एक हमेशा से एक मन रहा है कि मैं कहीं अकेली जाऊं। ठीक है प्रज्ञा सर। आपने हॉबी में लिखा है पेंटिंग और डांसिंग जी। अच्छा, कुछ अच्छी पेंटिंग के बारे में बताइए। मतलब कैसा सर? जैसे जो बेस्ट पेंटिंग जो है कभी हुई है जिसका मूल्य बहुत अधिक रहा हो। जी सर, अगर सर पेंटिंग चूंकि इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, हम चाहे वो मेडिवल टाइम पर देखें या मॉडर्न टाइम पे देखें या पोस्ट मॉडर्न देखें, तो डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स हमेशा रही। हाँ, औरंगजेब जब मुगल एम्पायर था उसके बाद कुछ फोक पेंटिंग्स आई, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई। जैसे मधुबनी पेंटिंग होती है, पटना कलम पेंटिंग होती है, जी। डांसिंग में कौन सा आपको पसंद है, किसकी कौन सी अच्छी है, आप किसकी प्रैक्टिस करती हैं? सर मैं कोई ऐसे स्पेशल किसी की प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन मेरी रुचि कथक डांस को सीखने की रहती है। तो जब मैं कभी खाली समय पाती हूँ तो मैं यूट्यूब से कथक डांसेस के क्लासेस देख के उसको कॉपी करने की कोशिश। कितने % तक आपने सीख लिया है? सर इसको मैं इवेलुएट नहीं कर पाऊंगी कितना सीखा है, क्योंकि मैं कभी कथक के टीचर से नहीं मिल पाई, तो हो सकता है जो मैंने सीखा हो इतना प्रॉपर ना हो। हम लोग तो मूल्यांकन कर लेते हैं, आप तो खुद मूल्यांकन कर लेंगे। आप एक अच्छे कंपटीशन में जा रही हैं तो मूल्यांकन तो कर ही लिया जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है प्रज्ञा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मिनट, थोड़ा और पीछे चलो, और पीछे जाओ। हाँ, वहाँ से आओ, आइए। ये हाथ बांधे हुई हो, ये बंधा नहीं रहना चाहिए। वहाँ तक तो ठीक तुम आई, इस कैमरे तक तो सही आई, तुम्हारा जो है सही था, एकदम 100% तुम्हारा पास्चर सही था। कैमरे के जैसे ही आगे आई तुमने अपना दोनों हाथ आगे बांध लिया, ये नहीं होना चाहिए। उसी पोस्चर में आना चाहिए, वैसे भी नहीं, सावधान में नहीं आना है। बहुत इस बार जो है, पहले जब आई तुम उसकी अपेक्षा इस बार जो आई बहुत अच्छा था, एकदम 100%। इसको ध्यान में रखना है। मतलब मुख्य बात यह है कि जब वहाँ आ गई तो यहाँ चेयर के पास, टेबल के पास आने के बाद तुम्हारा हाथ आगे आ जा रहा है, ये नहीं होना। जैसे जिस में आ रही हो, जैसे ऐसे कर रही हो, नीचे एक हाथ रखा है पहलू, ठीक है, वो सही है। बैठ जाओ। हम सभी लोगों ने जो प्रश्न पूछे सभी का तुमने बहुत बहादुरी से जवाब दिया। एक बात अच्छी लगी वो कि तुमने जो भी हमने प्रश्न पूछा, सर ने पूछा और सर जी पूछे, उन सभी प्रश्नों को तुमने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मोड़ दिया बड़ी चतुराई से। वो धाराओं में, इस धारा में, उस धारा में, इस बिंदु में, उस दूरी में जो भी प्रश्न पूछा गया, चाहे वो किसी तरह का प्रश्न रहा, वो तुमने उन धाराओं में जोड़ दिया अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बिंदु पर। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत खींचना, हर प्रश्न को अपने धाराओं में लाना बहुत वो नहीं। जो आवश्यक हो लाई, तुम ठीक लाई, लेकिन तुम्हारा प्रयास यही रहा कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही जवाब दें। सर चूँकि मैंने सुना था कि जितना संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना इम्पैक्टफुल होता है, तो इसलिए सर जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं संविधान को जोड़ सकूँ तो सर इसलिए करती थी, बट मैं ध्यान रखूँगी सर। तुमने जानबूझ के खींचा या अपने आप हो गया? नहीं सर, मैंने जानबूझ के किया है। मैं किया ना? हाँ, जी, क्योंकि ऐसा लगता था कि संविधान एक ऐसा है जिसको सभी मतलब बहुत सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, तो मैं अगर इस्तेमाल करूँ तो। अच्छी तैयारी तुम्हारी। हम तीनों लोगों की यही राय है कि तुम्हें अग्रिम बधाई दे दी जाए कि तुम एक ऑफिसर बनो। जब मिलो तो देखा जाएगा, फिर मिलेंगे। ओके, तुम कुछ और कहना चाहती हो? कुछ जिज्ञासा, कुछ मन में तुम्हारी? अभी तो हम लोग पूछ रहे थे, अब तुम पूछो हम लोगों से। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, वो मेल और ट्रांसजेंडर बनने का। उस क्वेश्चन में मुझे बेसिकली आपके मतलब चेक किया जाता है कि आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, और इस तरह के सवालों में संतुलित उत्तर देना चाहिए। जैसे आपने पहले ही कैच किया कि नहीं सर, मैं सिर्फ महिला ही रहना चाहती हूँ, ये अच्छा अप्रोच नहीं है। इनोवेटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना या एक अलग तरह के अनुभव को हासिल करना। अब कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक तरफ आप सोलो ट्रैवलर बनना चाहती हैं, दूसरी तरफ एक बड़े अनुभव को छोड़ना चाहती हैं।
अगर आपके पास विकल्प हो ही गया और आधी जिंदगी आपने बतौर महिला गुजार ही ली है, तो क्यों नहीं आप बतौर पुरुष होकर देखिए। तो कल्पना है कोई, और ये होने वाला तो है नहीं, ये तो कल्पना है बस। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा आंसर हो तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन इस नएपन को ऑप्ट करना आपके मेंटालिटी को दिखाता है कि आप आगे बढ़कर चीज़ों को किस तरीके से सोचती हैं। यथास्थितिवादी नहीं है, इनर्शिया में नहीं है कि नहीं मुझे तो यही करना है, इसके अलावा तो भाई ये मेरा कंफर्ट जोन है। रिस्क लेने का फैक्टर भी होना चाहिए, ये मतलब। अब इसके बाद आपका पूरा इंटरव्यू का जो डायरेक्शन मैं अगर चाहूँ तो मैं आपसे फिर पूछूँ क्या वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, क्या है आप? वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है। मैं इस पर भी अगर सिचुएशनल क्वेश्चन डाल दूं कि आपको एक ऐसी नौबत आ जाए कि नॉनवेज खाना है या किसी की जान बचानी, क्या करेंगे आप? खाना पड़ जाएगा। नॉनवेज खाएंगे, जान से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण जी है। जी बिल्कुल। अब आपको प्रायोरिटी तय करनी है। जैसे ये अप्रोच ठीक नहीं है कि जब बच्चे आतंकवादियों के गन पॉइंट पर है ही तो आप एकदम रिजिड हैं कि रिश्वत तो नहीं देंगे। रिश्वत देने से उस कंडीशन में रिश्वत नहीं दे रही हैं आप, वो सेटलमेंट होगा, एक तरीके का स्मार्ट वर्क हो सकता है। बच्चों को बचाना, जिंदगी और रिश्वत पर बात आ जाएगी तो जिंदगी बचाना फिर जरूरी है, रिश्वत दे देना है। ठीक है, रिश्वत दे देना है। कंधार में जब विमान छोड़ना किया करना पड़ा ना, जी जी। क्यों? क्योंकि भाई वहां लोग नजरबंद, वो कैद हैं, उनको मारा जा सकता है, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत क्लियर रखिए कि जिंदगी जब दांव पर लग जाएगी तो फिर वैल्यूज उसके सामने ऐसा भी नहीं होंगे कि वो आप अपना लगा सकती है ना जिंदगी दांव पर, दूसरे का तो नहीं लगा सकती। जी जी। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज कि एक बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि पुरुष बनना चाहते हैं और उसकी वजह क्या है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, ईमानदार अप्रोच है। बट बतौर पुरुष क्या आप पिता नहीं बनना चाहते? सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है बतौर फीमेल? अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे अगर औरत बनने का मौका मिला तो मैं मातृत्व को, मदरहुड को फील करना चाहूँगा, जी। तो आप वहाँ बहुत कमज़ोर जवाब देकर निकल गए। सोलो ट्रैवलर इज नॉट अ बिग डील। अब कोई लड़की ऐसे बोले कि मैं शेविंग करना चाहूँगी, उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने है। असल में इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में उन्होंने सोचा नहीं रहा होगा कि ऐसा आ सकता है। ये रैंडम आता है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। और थोड़ा सा सर मेरा प्रैक्टिकल भी है। मैं जब भी जैसे कई बार मुझे बहुत मन करता है कि मैं कभी जैसे कश्मीर या फिर हिमाचल जाऊं और मैं वो, तो मैं जैसे हम लोग जैसे मैं जहाँ से आती हूँ सर, वहाँ पेरेंट्स बहुत ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं समझ तो इस वजह से मुझे वही स्ट्राइक किया, तो मैंने वो बहुत तरह से आपको होगा ना सुरक्षित रखने के लिए। जी घाटमपुर सर, घाटमपुर के पास से ही आती हूँ मैं, कानपुर देहात से आती हूँ। कानपुर देहात से, हाँ ठीक है। अच्छा, दो चार चीज़ हमारा रह गया। एक दो अक्षर आप पढ़ लीजिए जरूरी, क्योंकि हिंदी है, इसको आप देखिए, आप एक बार आखिर देख लीजिए दोनों में क्या कौन सा सही, क्योंकि आपका हिंदी। सर ये सही है। ये सही है। अच्छा ये सही है। ये तो अंतर्देशीय हो गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जरूरी चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, ये तो ये फिर ये हो जाएगा ना, तो डोमेस्टिक का हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा दूसरा अब बैठ जाए जी। सर संविधान की बात कर रहे थे, तो जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं नहीं लिखा होगा, तो ये थोड़ा सा उच्चारण में ये बुरा लगेगा। राष्ट्रपति अगर आप बोलेंगे तो राष्ट्रपति बोलिए ना, सही शब्द तो यही है ना जी, राष्ट्रपति। जैसे आपने कहा कि हमारी रुचि ये नहीं है, रुचि क्यों? आपकी रुचि ये नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपका हिंदी, आपकी रुचि ये नहीं है। राष्ट्रपति तो ठीक नहीं है ना, नहीं, इनका हिंदी ऑप्शनल तो पबेड है ना एंड हिंदी नहीं नहीं, हिंदी तो मीडियम। हिंदी मीडियम। अच्छा हिंदी मीडियम। अच्छा हाँ, पब्लिक एडमिशन। हाँ तभी ये तो हाँ सर सही है। और इज्जतघर जो गांव में टॉयलेट बनवाए गए हैं जी, और उनको इज्जत घर कहते हैं। दूसरा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री सेंटर में है और राज्यों में डिपार्टमेंट है। जैसे गृह मंत्रालय प्रदेश में नहीं होगा, पर सर स्वास्थ्य मंत्रालय या शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय वहाँ है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग है।
यहाँ मंत्रालय नहीं बोलते सर उसको। मंत्रालय वहीं एक ही जगह है, मंत्रालय केंद्र में, गृह मंत्रालय वहाँ, यहाँ गृह विभाग, शिक्षा मंत्रालय वहाँ, यहाँ शिक्षा विभाग। ये और जैसे आपने कहा ना कि विधानसभा में निर्वाचित मेंबर होते हैं, विधान परिषद में निर्वाचित नहीं होते, दोनों निर्वाचित होते हैं। विधानसभा में पब्लिक इलेक्ट करती है और विधान परिषद में कहीं मनोनीत होते हैं, कहीं दूसरे इलेक्ट वो भी होता है। एक अभिवादन का तरीका आपका गड़बड़ है। जब आप इतना ढेर सारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो जो सर का क्वेश्चन था वहाँ आ जाएगा कि एक क्वेश्चन सर छूट रहा था हम लोगों से, कॉलेजियम तक की बात आ गई, जजेस के रीएम्प्लॉयमेंट की। ये भी जरूरी चीज़ हो गई कि उनको इंसेंटिव दीजिए कि आप ऐसा फैसला दीजिए, फिर हम आपको राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे या राज्यपाल बनाएंगे या मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे। ये भी थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लीजिएगा। दूसरा, जिसको सर का क्वेश्चन है तो सर को फेस करके आप उत्तर दीजिए, हमारा क्वेश्चन है, हमको फेस करके उत्तर दीजिए। ये हमारे व्यू से ये सही चीज़ है। दूसरा, एक क्वेश्चन का उत्तर आप भी देख लीजिए, सभापति और अध्यक्ष में क्या, सभापति नहीं, सभापति और अध्यक्ष में क्या अंतर है? सर अध्यक्ष जो है लोकसभा में होते हैं, सभापति नहीं, राज्य। क्यों वहाँ उनको अध्यक्ष क्यों नहीं कहा जा रहा है? सर ये तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर पढ़ लूंगी आज सर। और उनको पदेन सभापति कहा जाता है। जी हाँ, वाइस चेयरमैन और यहाँ पे वाइस स्पीकर राज्यसभा के सभापति हो गए, तो ऐसा क्यों, ये टर्म क्यों यूज हो रहा है? सर चूँकि उनको जो सैलरी या जो वेतन क्योंकि वो ना वो मेंबर नहीं है उसके। जी लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा का मेंबर है ना। जी जी जी। सभापति उसके मेंबर नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। जी सर, ये ध्यान दीजिएगा। और वो जजेस के रीएम्प्लॉयमेंट का वो विशेष, बाकी आपका फर्स्ट क्लास है। हम लोग सभी लोग विचार कर रहे थे कि आपको एडवांस बधाई दी जाए। ओके। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।